1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कई डिकेड्स तक इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी उतार चढ़ाव वाले थे। हालांकि दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और प्लूरलिज्म यानी विविधता जैसे प्रिंसिपल को मानने वाले देश थे, और इसके बाद भी दोनों कंट्रीज कोल्ड वॉर में एक दूसरे के अगेंस्ट थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस एक न्यू पावर के रूप में उभरा और कम्युनिज्म को रोकने की पॉलिसी अपनाई, और वहीं इंडिया जो कि एक नया आज़ाद हुआ देश था वो कई सालों के कॉलोनियल रूल के बाद नेशनल बिल्डिंग और स्वतंत्रता की रक्षा में व्यस्त था। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। नेहरू सिर्फ इसे पैसिव न्यूट्रलिटी नहीं बल्कि एक पॉजिटिव और डायनेमिक अप्रोच का तरीका मानते थे। नाम का फाउंडेशन पीसफुल को एग्जिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल पर बेस्ड थे, जिसे पंचशील भी कहते हैं, जैसे एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी यानी भौगोलिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन यानी आक्रमण ना करना, दूसरे देशों के इंटरनल मैटर में दखल ना देना, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए नॉन अलाइनमेंट सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का सिद्धांत नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और मॉरल नेसेसिटी थी। नेहरू का मानना था कि वेस्टर्न या ईस्टर्न ब्लॉक यानी यूएस या यूएसआर दोनों में से किसी एक खेमे से जुड़ने का मतलब था कि इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है ग्लोबल इश्यू को लेकर उसको छोड़ना और किसी दूसरे देश को खुश करने के लिए काम करना होगा, जिससे इंडिया अपनी ऑटोनॉमी खो देगा। नेहरू ने सितंबर 7, 1946 में अपने रेडियो एड्रेस में कहा था कि अलायंस सिस्टम पहले 2 वर्ल्ड वॉर का कारण बना और फ्यूचर में इंडिया को एज अ पॉन या खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी ताकि डेवलपिंग नेशंस को आवाज़ मिल सके, स्पेशली यूएन में, और ईस्ट वेस्ट कन्फ्रंटेशन में एक मिडिल पाथ को चूज करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप दिया जा सके। यूएस का पर्सपेक्टिव नाम को लेकर काफ़ी स्केप्टिकल यानी संदेह से भरा था। अमेरिकन लीडर्स का मानना था कि अगर कोई देश वेस्टर्न ब्लॉक का साथ नहीं दे रहा है तो वो बेसिकली यूएसएसआर के साथ है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन फॉस्टर ड्यूल्स ने यहाँ तक कहा था कि नॉन अलाइनमेंट इमोरल है, सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाने वाली पॉलिसी है, और चेतावनी भी दी थी कि जो हमारे साथ है वो हमारे साथ हैं और जो नहीं है वो हमारे अगेंस्ट हैं। इसी वजह से भले ही इंडिया कहता था कि नॉन अलाइन बायस्ड नहीं बल्कि प्रिंसिपल पर बेस्ड है, फिर भी यूएस ने इसे नेगेटिवली देखा। इन शॉर्ट, इंडिया का नॉन अलाइन अपने देश की सोवरेनिटी को बचाना था ताकि वो किसी भी ब्लॉक की साइड ना ले। नॉन अलाइनमेंट को लेकर फिलोसॉफिकल डिस्टेंस ने इंडिया और यूएस के बीच दूरी पैदा की, लेकिन यूएस का पाकिस्तान से अलायंस इस इंटेलेक्चुअल दूरी को इंडिया के लिए सिक्योरिटी क्राइसिस में बदल दिया। ये स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट जो यूएस की कंटेनमेंट पॉलिसी से इंस्पायर्ड था, और इसी अलायंस से इंडिया का डिस्ट्रस्ट यूएस के प्रति बढ़ा, जिससे इंडिया को यूएसआर की तरफ रिलायंस होना पड़ा। यूएस का कहना था कि वो साउथ एशिया में कम्युनिज्म को रोकने के लिए पाकिस्तान को अपना एलाई बना रहा है, और पाकिस्तान के लीडर्स ने आंख बंद करके यूएस इंटरेस्ट को मान लिया, और यूएस ने बदले में पाकिस्तान को मिलिट्री और इकोनॉमिक हेल्प भी की। फॉर एग्जाम्पल, यूएस ने 1950 से 60 के डिकेड में पाकिस्तान को पहले हाई परफॉर्मेंस जेट एयरक्राफ्ट जैसे 100 से ज़्यादा F-86 सेबर और F-104 फाइटर और सैकड़ों टैंक ताकि सोवियत यूनियन को रोका जा सके। पाकिस्तान को यूएस से इकोनॉमिक एड भी मिली, जैसे 1953 से 1961 के बीच पाकिस्तान को अमेरिका से लगभग $2 बिलियन की हेल्प मिली, जिसमें 25% मिलिट्री हेल्प भी मिली। ये अलायंस समय के साथ और भी मजबूत हुआ जब 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उस समय के यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने 1971 वॉर में पाकिस्तान का साइड लिया, और साथ ही साथ यूएस पाकिस्तान को चाइना तक पहुंचने का जरिया और साउथ एशिया में एक रिलायबल अलायंस मानता था। और उसी समय जब बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यूएस ने टास्क फोर्स 74, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और सोल्जर शामिल थे, को बे ऑफ बंगाल भेजा गया। पाकिस्तान को यूएस का सपोर्ट इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को अनदेखा माना गया। स्ट्रैटेजिक और फिलोसॉफिकल डिवाइड के बाद इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज भी यूएस और इंडिया के रिलेशंस में रुकावट का कारण बना। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की, जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के मॉडल शामिल थे। इसका आधार सेंट्रल प्लानिंग और पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिसमें हैवी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया।
इस पॉलिसी का पर्पस नेशनल सेल्फ रिलायंस और गरीबी मिटाना था, ताकि देश फिर से कॉलोनियल पावर बेसिकली फॉरेन कंट्रीज पर निर्भर ना हो जाए। लेकिन नेहरू का ये प्लान पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। 1950 से 1990 के बीच इंडिया का ग्रोथ रेट एवरेज 4% से भी कम रहा, जो डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे कम रही। एक्सटेंसिव स्टेट कंट्रोल और कॉम्प्लेक्स रूल्स की वजह से ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज बढ़ी, प्राइवेट सेक्टर का विकास रुक गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गया। यूएस ने कुछ हेल्प की, जैसे पीएल 480 व्हीट लोन, जिसने 1960 के दशक के सूखे में लाखों लोगों की जान बचाई। लेकिन कुल मिलाकर कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका भारत के इकोनॉमिक रिलेशंस धीरे धीरे कमजोर होते गए। दूसरी तरफ अगर यूएस की बात करें तो उसने एक्टिवली फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया और इस सोच का मकसद दुनिया को कैपिटलिज्म के लिए सेफ बनाना था। लेकिन ये इंडिया की कॉन्जर्वेशनिस्ट यानी संरक्षणवादी और स्टेट कंट्रोल पॉलिसी से काफी अलग था। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन प्राइवेट कैपिटल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए और अमेरिकी कंपनियों की गतिविधियों को चुनौती दी। इंडिया और यूएस का रिलेशन एक बार फिर से इंटेंस होता है जब इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है। 18 मई 1974 को इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट होता है, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में हुआ। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऑथराइजेशन में हुआ। ये इंसिडेंट साउथ एशिया की सिक्योरिटी डायनेमिक्स और इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरोधक प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट करने का डिसीजन कई रीजनल सिक्योरिटी रीजंस और डोमेस्टिक पॉलिसीज के हालात को देखते हुए लिया गया था। इंटरनेशनली ये टेस्ट बेसिकली चाइना और पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट का जवाब था, क्योंकि चाइना ने 1964 में ऑलरेडी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था और इंडिया ने सोचा कि देश की सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए और एक न्यूक्लियर टेस्ट की नीड है, क्योंकि उस समय इंडिया के रिलेशंस चाइना और पाकिस्तान से अच्छे नहीं थे। वैसे देखा जाए तो आज भी इन दोनों देशों से रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं। डोमेस्टिक लेवल पर यह डिसीजन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लिया गया, जब देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इस टेस्ट ने नेशनल प्राइड को बढ़ाया और इंडिया को एक राइजिंग पावर के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक मेन रीजन था कि उसने 1970 में इंप्लीमेंट हुआ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या। ये 1960 के डिकेड में बनाई गई और 1970 में इंप्लीमेंट हुई एनपीटी का मेन एम ये है कि और कंट्रीज में न्यूक्लियर वेपन ना फैले। इंडिया ने एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी माना, क्योंकि इसने 5 न्यूक्लियर पावर को न्यूक्लियर क्लब में शामिल कर लिया। बाकी कंट्रीज को कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। इंडिया का आर्गुमेंट ये था कि ये ट्रीटी इनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसने चाइना को एज अ न्यूक्लियर पावर के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन इंडिया, जिसमें पोटेंशियल है और लगभग पॉपुलेशन में चाइना के इक्वल है, उसको मना कर दिया। 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट से इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी शॉक्ड हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ एनपीटी द्वारा ऑथराइज्ड कंट्रीज के पास ही होगा। इस टेस्ट ने एक बड़ा लूपहोल सामने ला दिया। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम साइरस रिएक्टर, जो कि कनाडा ने दिया था, से बने प्लूटोनियम पर आधारित किया था और ये रिएक्टर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में नहीं था। फिर इंडिया ने लगभग अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट के 25 साल बाद दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट मई 1998 को पोखरण टेस्ट रेंज में सेकेंड सीरीज के न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। 11 से 13 मई के बीच 5 ब्लास्ट किए गए। इन टेस्ट के पीछे के रीजंस इंटरनल पॉलिटिक्स और रीजनल सिक्योरिटीज थे। न्यूली इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का सिग्नल दिया था और सरकार बनते ही तुरंत ही टेस्ट किए गए। ये न्यूक्लियर टेस्ट ऐसे माहौल में किया गया था जब चाइना और पाकिस्तान से खतरे की नई धारणा बनी हुई थी। इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इन थ्रेट्स को कंट्रोल करने के रूप में देखा गया। ये टेस्ट यूएस इंटेलिजेंस को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने इंडियन गवर्नमेंट से परमाणु संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन इंडिया स्किलफुली सीक्रेट तरीके अपनाता रहा। इंडिया के 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंटरनेशनली काफ़ी आलोचना हुआ। अमेरिका में इन टेस्ट की वजह से यूएस नॉन प्रोलिफरेशन लॉ के तहत इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। ग्लेन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, जो 1977 में फॉरेन असिस्टेंस एक्ट का हिस्सा बनकर गया था, अमेरिकन लॉ यह कहता है कि यूएस उन कंट्रीज को फॉरेन असिस्टेंस नहीं देगा जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अगर उन देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं तो।
प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इस लॉ का यूज इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के 2 दिन बाद यानी 13 मई 1998 को किया। इन शॉर्ट, लॉ के अकॉर्डिंग यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। इसमें न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाईज को रोक दिया गया और मिलिट्री कोऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। लेकिन साथ ही अमेरिका ने बातचीत भी शुरू की। उस समय के यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रोब टैलबर्ट और अन्य अमेरिकी ऑफिशियल्स ने इंडियन लीडर्स के साथ मीटिंग्स की ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। फिर भी 1990 के डिकेड में इंडिया न्यूक्लियर अफेयर में काफी आइसोलेट हो गया था। अमेरिकन सैंक्शंस लगे रहे और इंडिया वेस्ट के साथ न्यूक्लियर कॉमर्स करने से वंचित रहा। फिर 10 साल बाद टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इंडिया और यूएस के बीच सिविल न्यूक्लियर डील होता है, जिसे एग्रीमेंट 123 भी कहते हैं। ये एग्रीमेंट 2005 में प्रेसिडेंट बुश और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बीच हुआ और 2008 में यूएस कांग्रेस ने इसे मंजूरी दी। सीधे शब्दों में कहें तो इस एग्रीमेंट ने इंडिया के न्यूक्लियर आइसोलेशन को एंड किया। अब इंडिया यूएस के साथ न्यूक्लियर ट्रेड कर सकता था और यूएस कंपनीज अब इंडिया को रिएक्टर्स और फ्यूल बेच सकती थी। इसके बदले इंडिया अपनी मिलिट्री और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को अलग करने की सहमति दी और इंडिया के 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से लगभग 14 को IAEA की निगरानी में रखा गया और आगे सभी सिविलियन रिएक्टर्स भी निगरानी में रहेंगे। सबसे क्रूशियल स्टेप इस डील को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एनर्जी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से वेवर यानी छूट लेना था। 6 सितंबर 2008 को एनर्जी के 48 मेंबर कंट्रीज ने ये वेवर दे दिया, जिससे भारत को दूसरे देशों के साथ सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड की परमिशन मिली। और इसके बाद यानी 21st सेंचुरी में यूएस और इंडिया के रिलेशंस में काफी चेंजेस देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना की बढ़ती मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक असर्टिवनेस और इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाना, और इसी वजह से दोनों देशों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बन गया। चाइना की असर्टिवनेस पॉलिसी का एक क्लियर एग्जांपल उसकी सो कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है। इसमें साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन होते हुए मिडिल ईस्ट तक पोर्ट्स और फैसिलिटीज की एक चेन बना रहा है। हालांकि ये शब्द 2004 में अमेरिकन रिसर्चर्स ने दिया था ताकि चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री और कमर्शियल फुटहोल्ड को समझा जा सके। जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में क्याऊ कप्यू और मालदीव जैसे आइलैंड कंट्रीज में उसका बढ़ता इन्फ्लुएंस। हर पोर्ट्स चाइनीज एनर्जी और उसके शिपिंग रूट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वहां नौसेना के जहाज भी ठहर सकते हैं। क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ये पोर्ट्स डुअल पोर्ट्स हैं, यानी ट्रेड और मिलिट्री दोनों की यूज के लिए बनाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इसको मिलिट्री की यूज के लिए बदला जा सकता है। इससे चाइना को इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स के आसपास मजबूत ठिकाने मिल सकते हैं, जिससे इंडिया को चारों तरफ से घेरने और यूएस के नेवी को चैलेंज करने जैसा है। इन शॉर्ट, चाइना की इंडियन ओशन में एक्टिविटीज इंडिया और यूएस अपने कोऑपरेशन को और गहरा कर रहे हैं। और अगर लैंड की बात की जाए तो चाइना और इंडिया का काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है और रिसेंट के कुछ ईयर्स में ये कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हुआ है। लास्ट 10 ईयर्स में चाइना ने तिब्बत में रोड्स, टनल्स और कई पोस्ट भी बना लिए हैं और इंडिया ने भी चाइना के साथ गैप कम करने के लिए अपने मिलिट्री की मूवमेंट और लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज यानी सामान पहुंचाने की कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से किया। इनमें न्यू रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को भी बनाया जा रहा है। क्लैशेस की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच हुआ 2020 का गलवान क्लैश, जो कि पिछले 45 साल में पहला डेडली क्लैश था, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स और चाइना के 38 सोल्जर्स मारे गए हैं। हालांकि चाइनीज ऑफिशियल्स ने मरने वालों की संख्या 4 बताई है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर द क्लैक्सन ने 38 बताई है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में ये साफ कहा गया है कि वो उन पार्टनर्स का साथ देगा जो चाइना की ग्रे जोन पॉलिसी और डिस्प्यूट लैंड बॉर्डर्स का सामना कर रहे हैं, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया और यूएस को एक पार्टनर के रूप में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ताकि चाइना की कब्जे वाली पॉलिसीज का मिलकर सॉल्यूशन निकाला जाए। इसी इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया है, जिसमें 4 डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, क्योंकि ये सभी इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं, जिसमें यूएस का वेस्टर्न कोस्ट भी शामिल है। ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है बल्कि एक रेगुलर कंसल्टेटिव फोरम है। मेंबर कंट्रीज के लीडर्स ने इसे फिर से 2017 में रिवाइव किया है और यहाँ तक कि जापान के फॉर्मर पीएम शिंजो आबे ने ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक को बनाए रखने के लिए क्वाड को जरूरी बताया है। असल में क्वाड के मेंबर्स मंत्री स्तर की बैठक और ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करते हैं। साल 2021 और 2023 में
मेंबर कंट्रीज के लीडर्स ने सिक्योरिटी, साइबर, क्लाइमेट और अदर इश्यूज पर बात की और इन्हीं सब स्ट्रेटजीज को कैपेबिलिटीज में बदलने के लिए यूएस और इंडिया के मिलिट्री टाइज को दोनों देशों ने मिलकर मजबूत किया। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अब बहुत बड़े और अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मलाबार नेवल एक्सरसाइज जो कि 1992 में यूएस और इंडिया के बीच शुरू हुआ था और अब ये 4 देशों का एक्सरसाइज बन चुका है। अक्टूबर 2024 में हुए 28वें मलाबार अभ्यास में इंडियन डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स और P-8 पेट्रोल प्लेन के साथ एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। आर्मी और एयरफोर्स ड्रिल्स की बात करें तो हर साल होने वाला युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया एक्सरसाइज जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है अब बड़े लेवल पर होने लगा है। वहीं कोप इंडिया एक्सरसाइज में यूएस ने एडवांस हथियार दिखाए जिनमें B-1B बॉम्बर भी शामिल था जो भारतीय फाइटर जेट्स के साथ अभ्यास में शामिल हुआ। युद्ध अभ्यास के अलावा इंडिया का यूएस से 2008 से मिलिट्री एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन से भी ज्यादा हो गया है। भले ही रसिया इंडिया को मिलिट्री इक्विपमेंट देने वाले कंट्रीज में पहले पर हो, लेकिन यूएस भी इंडिया के प्रमुख आर्म सप्लायर्स में से एक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि चाइना के राइज और साथ ही साथ उसके इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिविटीज के कारण इन दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक बॉन्ड बन गया है। इंडिया और यूएस का रिलेशन जैसा कि अभी हमने देखा कि कोल्ड वॉर के टाइम ये दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन फिर 21st सेंचुरी में इनके रिलेशंस में काफ़ी सुधार आया, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो या मिलिट्री ट्रेड और भी चीज़ें जैसे यूएस की इंडियन डायस्पोरा जहां पर ज़्यादातर बड़े टेक कंपनीज के सीईओ इंडियंस ही हैं और इसका सीधा और सिंपल रीज़न यही है कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में जो इम्प्रूवमेंट्स हुई थी। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती, ये दोनों कंट्रीज के रिलेशंस ऐसे हैं कि इनको काफ़ी मेंटेनेंस की नीड पड़ती है। जैसे अगर कुछ रिसेंट के केसेस की बात करें, स्पेशली ट्रम्प के सेकेंड टर्म की, तो ट्रम्प के फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशन फिर से खराब हुए जब ट्रम्प ने इंडिया पर भारी टैक्स लगाया। जहां पहले से 25% टैक्स था वहीं ट्रम्प ने बढ़ाकर 50% कर दिया और इसका रीजन ये था कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता था और इस डिसीजन से इंडिया के एक्सपोर्ट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा और इसके जवाब में इंडिया ने इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। एक और बड़ा फ्रिक्शन का कारण रहा यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी जो इंडियन सिटीजन को इफेक्ट करती है। H-1B वर्क वीजा प्रोग्राम इंडियन स्टूडेंट्स और टेक कंपनीज द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ तक कि 2024 में सभी H-1B वीजा में 71% इंडियंस को मिले थे और फिर हुआ ये कि इसी मंथ यानी सितंबर को ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसमें नए H-1B वीजा पर $1 लाख करीब 83 लाख रुपए की फीस लगाने की घोषणा की गई। इसका कारण बताया गया कि इससे अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा होगी और इस डिसीजन ने इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर्स में काफी गिरावट आई और साथ ही साथ यूएस और इंडिया के रिलेशंस में भी। कुल मिलाकर यूएस वर्क वीजा के रूल्स को और ज्यादा टाइट करना इंडिया में व्यापक रूप से इस रूप में देखा जाता है कि दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे बिजनेस रिलेशनशिप और लोगों के पर्सनल एक्सचेंजेस के बीच रुकावट है। अब अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा फर्क रसिया को लेकर है, खासकर रसिया यूक्रेन वार को लेकर। इंडिया ने इस पर न्यूट्रल रुख अपनाया है, शांति से इस मुद्दे को लेकर हल निकालने की बात कही है। आगे देखते हुए भारत अमेरिका साझेदारी में बड़े अवसर भी हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। दोनों सरकारें डिफेंस, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को जरूरी मानते हैं, भले ही उनमें कुछ मतभेद भी हों। ध्रुव जयशंकर जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया का राइज होना यूएस के इंटरेस्ट में है क्योंकि एक मजबूत इंडिया एशिया में चाइना के बढ़ते प्रभाव के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। दोनों कंट्रीज आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज का शेयर्ड गोल है कि 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $191 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाया जाए और इसके लिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है। अमेरिका ने इंडिया के क्लीन एनर्जी के टारगेट को पूरा करने में मदद के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का वादा किया है जिसमें नेचुरल एनर्जी और नेचुरल गैस शामिल है। ये इंडिया की एम्बिशियस प्लान के अनुरूप है जिसमें न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया और यूएस के बीच की जो दूरी सिर्फ डिप्लोमेटिक मिस्टेक नहीं थी बल्कि मल्टी लेयर्ड रीजंस थे, जैसे फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट जहां इंडिया का नॉन अलाइनमेंट यूएस को पसंद नहीं आ रहा था, फिर सिक्योरिटी रीजंस जहां यूएस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अलायंस बनाया
जिससे इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, और फिर इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, जहां इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी और यूएस की फ्री मार्केट कैपिटलिज्म पॉलिसी से मैच नहीं होती थी। और फिर 1971 के वॉर में यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया, और जिसके कारण इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि यूएस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इंडिया ने रसिया के साथ अपने रिलेशंस को और मजबूत किया। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इंडिया में जब लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद इन दोनों कंट्रीज के बीच आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल बैरियर्स खुला, और इसी के बाद से इंडिया और यूएस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नया दौर शुरू हुआ। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर दोनों देश चिंतित हैं, और यही चिंता दोनों को और नजदीक लाई है, और इसी रीजन को लेकर ये दोनों देश आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे अच्छे दौर में हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, जैसे ट्रेड में टैरिफ का इशू, वीजा से जुड़ी समस्याएं, रूस के साथ भारत के रिश्तों पर अमेरिका की असहमति। फिर भी चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने की स्ट्रेटेजिक नीड दोनों को एक दूसरे के करीब रखती है। आने वाले समय में ये रिश्ता इस बात पर टिका रहेगा कि दोनों देश आपसी मतभेदों को कितनी समझदारी से संभालते हैं।